1945 वर्ल्ड वॉर टू खत्म हो चुकी थी। सिटीज तबाह हो चुकी थी और करोड़ों में लोग अपनी जान गंवा चुके थे। पर लोगों को अभी भी होप थी कि इस दुनिया में शांति रहेगी। लेकिन सिचुएशन थोड़ी डिफरेंट थी। वॉर्स एंड जरूर हो गई थी बट कॉन्फ्लिक्ट खत्म नहीं हुई थी, बस उनका तरीका बदल गया था। जानते हैं इस वीडियो में, पर उससे पहले हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल फन टाइम विद कौशिक सिस्टर्स। आई एम भव्या, आई एम श्रीजा एंड टुगेदर वी आर भवश्री। वर्ल्ड वॉर टू का सबसे बड़ा चेंज ये था कि वर्ल्ड की पावर शिफ्ट हो चुकी थी। यूरोप जो कि पावर हाउस था वो वीक हो चुका था। जर्मनी रूइंस में था और फ्रांस और यूनाइटेड किंगडम फाइनेंशियली स्ट्रगल कर रहे थे। और एशिया में जापान एटॉमिक बॉम्ब के अटैक के बाद डेविस्टेटेड था। इन सब क्योस के बीच दो सुपर पावर्स इमर्ज करी, यूनाइटेड स्टेट्स और सोवियत यूनियन। दोनों ही बहुत पावर और इन्फ्लुएंशियल थी, पर दोनों के आइडियाज और आइडियोलॉजीज बिल्कुल अलग थे। और यही डिफरेंस आगे जाके एक कोल्ड वॉर का रीजन बना। ये वॉर्स ऐसी थी जो एक्चुअली वॉर लगती ही नहीं थी, ना कोई एक्चुअल बैटलफील्ड और ना कोई डिक्लेरेशन, और पर दुनिया में टेंशन पूरी थी। ये वॉर्स गन से नहीं बल्कि आइडियोलॉजी से लड़ी गई। एक साइड था यूनाइटेड स्टेट्स जो डेमोक्रेसी और कैपिटलिज्म को सपोर्ट कर रहा था, और दूसरी साइड था सोवियत यूनियन जो कम्युनिज्म को सपोर्ट कर रहा था। दोनों चाहते थे कि दुनिया उनका सपोर्ट करे। अब प्रॉब्लम ये थी कि दोनों के पास न्यूक्लियर वेपन्स थे। अगर ये डायरेक्टली वॉर लड़ते तो शायद ये दुनिया खत्म हो जाती। इसलिए इन्होंने इनडायरेक्ट फाइटिंग शुरू की, जिसको हम कहते हैं प्रॉक्सी फाइट। जैसे कोरियन वॉर और वियतनाम वॉर। लड़ लोकल कंट्रीज रही थी बट सपोर्ट सुपर पावर्स का था। इसका मतलब कि वॉर तो कहीं और चल रही है बट असली कंपटीशन यूएसए और यूएसएसआर के बीच था। थी जो ग्रेजुअली बढ़ रही थी, न्यूक्लियर फियर। सिचुएशन ऐसी थी कि अगर कोई कंट्री न्यूक्लियर अटैक करती है तो दोनों कंट्रीज डिस्ट्रॉय हो सकती थी। इसलिए डायरेक्ट फाइटिंग को अवॉइड किया गया, लेकिन खतरा अभी भी खत्म नहीं हुआ था। वर्ल्ड वॉर टू के बाद एक और बड़ा स्टेप लिया गया। ग्लोबल पीस मेंटेन करने के लिए एक ऑर्गेनाइजेशन बनाई गई जिसका नाम था यूनाइटेड नेशन। इसका मेन एम था कि कंट्रीज लड़ने की बजाय कॉन्फ्लिक्ट को बात करके सॉल्व करें और फ्यूचर वॉर्स को रोका जाए। अब यूनाइटेड नेशन ने पीस कीपिंग मिशंस रखे और इंटरनेशनल कोऑपरेशन को प्रमोट किया, और इससे उन्होंने कुछ कॉन्फ्लिक्ट्स को रोका भी। लेकिन ये सिस्टम भी परफेक्ट नहीं था। इसके अंदर एक पावरफुल बॉडी थी, सिक्योरिटी काउंसिल, जिसके अंदर काफी कंट्री के पास वीटो पावर थी। अब अगर कोई उनको डिसीजन पसंद नहीं आता था तो उसको वहीं रोक देते थे। इसके कारण यूनाइटेड नेशन कोई स्ट्रॉन्ग एक्शन नहीं ले पाता था। एक इम्पॉर्टेंट चीज ये भी है कि यूएन ने इस दुनिया को एक प्लेटफॉर्म दे दिया जिससे बातचीत पॉसिबल हो सके। ये चीज कभी इतनी ऑर्गेनाइज नहीं थी। अब दुनिया अलायंसेस के थ्रू डिवाइड हो रही थी। एक तरफ यूएस और उसके अलायंस ने मिलकर नाटो क्रिएट किया, और दूसरी साइड सोवियत यूनियन और उसके अलायंस ने मिलकर वॉर्सो पैक्ट क्रिएट किया। अब रूल सिंपल था, एक कंट्री पर अटैक होगा और इन्वॉल्व पूरा ग्रुप होगा। इस चीज में एक तरफ तो बैलेंस क्रिएट किया, लेकिन दूसरी तरफ रिस्क क्रिएट किया। अब एक छोटी सी वॉर ही ग्लोबल लेवल तक एस्केलेट हो सकती थी। अब वर्ल्ड वॉर टू के बाद सबसे बड़ा चेंज ये था वॉर का नेचर। अब वॉर सिर्फ बैटलफील्ड तक लिमिटेड नहीं थी। डायरेक्टली लड़ने की जगह अब इनडायरेक्ट मेथड्स का यूज हो रहा था। प्रॉक्सी वॉर्स, प्रोपागेंडा, पॉलिटिकल प्रेशर और इकोनॉमिक कंट्रोल, ये कुछ नए टूल्स बन गए थे। टेक्नोलॉजी ने भी वॉरफेयर को कंप्लीटली चेंज कर दिया। अब पावर सिर्फ सोल्जर्स के पास नहीं थी, बल्कि टेक्नोलॉजी, इंटेलिजेंस और एडवांस वेपन्स के पास थी। अब सिंपल वर्ड्स में, वॉर खत्म नहीं हुई थी, बस थोड़ी सी ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड, स्ट्रैटेजिक और कभी कभी इनविजिबल हो गई थी। वर्ल्ड वॉर टू का आफ्टर मैथ सिर्फ डिस्ट्रक्शन नहीं था, बल्कि उसने हमारे वर्ल्ड को रीडिफाइन किया है। सुपर पावर का यूज, कोल्ड वॉर की टेंशन और यूनाइटेड नेशन का फॉर्मेशन, इसने हमारे वर्ल्ड का एक नया क्रिएशन किया है। इंटरेस्टिंग बात यह है कि हम सब उसी वर्ल्ड में जी रहे हैं, पर सवाल ये उठता है, अगर वॉर्स इतनी चेंज हो गई हैं, तो आज के कॉन्फ्लिक्ट्स कैसे दिखते हैं, कौन किसकी साइड से, और क्या हम दोबारा एक बड़ी वॉर की तरफ बढ़ रहे हैं? जानेंगे हम अगली वीडियो में। तब तक के लिए बाय एवरीवन, मिलते हैं हम आपको अगली वीडियो में।